हाँ तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं फिर आपके बीच में आया हूँ एक न्यू वीडियो लेकर के। बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करेंगे और निश्चित रूप से आपको यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन शानदार चीज़ आज मिलने वाली है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें। तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको आफ्टर मौर्य डायनेस्टी कि जब मेरा मौर्य डायनेस्टी का मैंने हिस्ट्री का मैं स्टार्टिंग पीरियड से लेके चल रहा हूँ। ये एंशियंट का पार्ट है और इसमें मैं मौर्य डायनेस्टी तक ख़त्म कर चुका हूँ और अब मैं मौर्य डायनेस्टी के बाद की जो कहानी है मैं उस पर आ रहा हूँ और ये बहुत ही शानदार है, बहुत ही मज़ेदार है। इसलिए आप इस वीडियो को स्किप ना करें, आप ध्यान से सिर्फ देखने की कोशिश करें। तो आफ्टर मौर्य डायनेस्टी के बाद ऐसा टाइम पीरियड हो गया था जैसे जिस प्रकार से मेरा भारत में दिल्ली सल्तनत का जब टाइम पीरियड है, जब मेरा इंडिया में यहाँ पे मुग़ल का टाइम पीरियड आता है, तब मेरा देश में क्या होता है तो धर्म का लोप हो जाता है। मेरा देश में सभी तरफ आक्रांता देखने को मिलता है। मेरा देश में पूरी तरह से इस ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि यहाँ के लोग तमाम अपने रिलीजन के बेस पे कन्वर्जन होने लग जाता है। तो ये मेरा मिडिल का बात देखने को मिलता है, लेकिन ये सिर्फ मिडिल में ही नहीं, मेरा एंशियंट में भी देखने को मिलता है कि मेरा जब जैसे ही मौर्य डायनेस्टी हमारा इंडिया में जैसे ही हमारा मौर्य डायनेस्टी में लोग बौद्ध धर्म को अपनाने लगते हैं, जैन धर्म को अपनाने लगते हैं, आजीवक संप्रदाय को मानने लगते हैं, वैसे ही हमारा इंडिया में धीरे धीरे इस प्यारा भारत में हिंदू धर्म जो है, हिंदू धर्म मिटने लग जाता है, वैष्णव धर्म मिटने लग जाता है, शैविज्म मिटने लग जाता है और हमारा देश में सभी तरफ सिर्फ खून ही खून देखने को मिलता है, सिर्फ एक दूसरे में लड़ाई देखने को मिलता है और ज़्यादा विकास नाम की चीज़ें पूरी तरह से इस देश से मिट जाता है। कैसे मिट जाता है तो इसकी स्टोरी में ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो हमारा जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे तो चाणक्य थे और चाणक्य एक ब्राह्मण थे। तो उनके समय में जैसे जैसे वो अपने नॉलेज को देते थे और वो इम्प्लीमेंट करते थे, वो राजा कौन करते थे चंद्रगुप्त मौर्य, और उस प्रकार से जो हमारा जो मौर्य डायनेस्टी है वो आगे बढ़ रहा था, एक अच्छे तरीके से मेरा देश बदल रहा था। लेकिन उसके बाद कौन आते हैं यहाँ पे बिंदुसार, और बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानते हैं और आजीवक जो होते हैं वो हमारे हिंदुइज्म का विरोधी होते हैं। अब वो धीरे धीरे जब बहुत सारे लॉ बनाने लगे, बहुत सारे नियम जब बनाने लगे, तो वो भारत विरोधी मीन्स धार्मिक विरोधी, हमारा हिंदुइज्म विरोधी उन्होंने अपनाना शुरू कर दिया। और फॉरेनर जो होते थे वो फॉरेनर के लोगों से उनकी कांटेक्ट बढ़ने लग गई। ठीक उसी के बाद जब हमारे पास उनके जो बेटा होते हैं अशोक महान, ये बौद्ध धर्म को मानते हैं और बौद्ध धर्म मानने के कारण ये बौद्धिज्म को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं और हमारे जो देश की अपनी एंशियंट से जो हमारी धर्म चल रही है उसको कहीं ना कहीं ये पीछे छोड़ देते हैं, उनको लोप करने की कोशिश करते हैं और बौद्धिज्म आगे बढ़ने लग जाता है। ये बौद्धिज्म अपने आप को ये साबित करने की कोशिश हमारा देश में कर रहा था कि जो इस देश में चल रहा है, जो इस देश में पहले से हमारा वेद है, ये वेद उसके बौद्धिज्म के सामने पूरी तरह से फेल है, मीन्स इसको गलत साबित करने की कोशिश करने लगता है और इसकी डिमेरिटे को उन्होंने प्रचार प्रसार करना शुरू कर देता है, जिसके कारण इस देश के तमाम लोग धीरे धीरे अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं और बौद्धिज्म में बदलने लगते हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे हमारा देश में इस जो हिंदू धर्म कह रहे हो, जो हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी भारत की रूट है, जो हमारी सभ्यता है, उसको मिटाने की कोशिश किया जाने लगता है। लेकिन यहाँ पर भगवान श्री राम का रूप आते हैं और ये भगवान श्री राम या विष्णु का अवतार जो इस देश को फिर से पुनर्जीवित करता है और फिर से इस देश को बनाने की, इस सोने की चिड़िया को बनाने की कोशिश
करते हैं। आखिर वो कौन महान है जिसको भगवान राम से कई बार तुलना की जाती है या भगवान श्री राम ही इन्हें कह दिया जाता है। लेकिन वाकई में ये भगवान श्री राम तो नहीं थे, लेकिन इनका कार्य भगवान श्री राम से कई कम नहीं था। भगवान श्री राम से इनकी कम किसी में भी आप नहीं देख सकते हैं। वो इंसान का नाम है पुष्यमित्र शुंग। तो मैं बात बताता हूं कि आफ्टर मौर्य डायनेस्टी के बाद मौर्य डायनेस्टी के बाद क्या हुआ कि 200 BC टू 300 AD ये टाइम पीरियड को आफ्टर मौर्य के नाम से जाना जाता है। और इस समय में हमारा पुष्यमित्र शुंग का जो शासन होता है वो 185 BC टू 73 BC होता है। और इस समय एक पुष्यमित्र शुंग जो शुंग डायनेस्टी का संस्थापक होते हैं और ये मेरा भारत को पुनर्जीवित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके पहले कुछ बात बता दूं कि मौर्य डायनेस्टी धीरे धीरे पूरी तरह से कमजोर हो चुका था। और कमजोर होने के बाद इनका जो लास्ट राजा होते हैं मौर्य डायनेस्टी का, जिनका नाम होता है बृहदर्थ। और बृहदर्थ क्या होते हैं कि थोड़ा सा अपने जो शासन के प्रति उतना वो मीन्स तेज नहीं होते, बुद्धिमान नहीं होते हैं। और ना बुद्धिमान ना होने के साथ साथ वो ज़्यादातर अपने शासन के प्रति ध्यान भी नहीं देते थे। और कोई नियम भी बनाते थे तो वो बहकावे में आकर के नियम कुछ भी बना दिया करते थे। जिसके अब वहाँ पे हुआ क्या कि मेरा देश में धीरे धीरे बौद्धिज्म बढ़ने लग गया। और बौद्धिज्म जब मेरा देश में बढ़ने लगा तो बौद्धिज्म के लोग उनको आपस में अपने में, जैसे अशोक महान जो थे वो बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। अब उसके बाद जो उनके जो सारे बच्चे हुए वो सारे लोगों पर, जो सारे बौद्धिज्म के लोग थे, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जाने लगा। और वो बौद्धों के लिए जितना हो सकता है वो बढ़ावा दिए जाने लगा शासन के द्वारा। और जो हमारा देश का अपना जो धर्म है उसको मिटाने की कोशिश किया जाने लगा। इससे यहाँ पे क्या हुआ कि जब मौर्य डायनेस्टी पूरी तरह से कमजोर पड़ जाता है तो यही उसी समय मेरा देश में 3 ये सबसे प्रमुख रूप से देखने को मिल रहा है। 3 जो यहाँ पे रूलर देखने को मिल रहा है, 3 डायनेस्टी देखने को मिलता है। जो मेरा देश का होता है शुंग डायनेस्टी और सातवाहन, और एक हमारे पास देखने को मिलता है कौन कौन, तो शुंग है, सातवाहन है और दक्कन की ओर है। ये जो हमारा दक्षिण की ओर, दक्कन मीन्स जो हमारा साउथ की ओर जो हमारे शासक थे वो सारे उभरे, सातवाहन उभरे और शुंग जो थे वो सारे उभरे। और फॉरनर, इसी समय फॉरनर को अवसर मिल गया, क्योंकि भारत में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ये थी कि हमारा भारत में एक घुसपैठिया की तरह यहाँ की जो बौद्धिज्म थे वो बौद्धिज्म यहाँ पे क्या करते थे कि यहाँ के शासक से मिल जाते थे। और बौद्धिज्म यहाँ के शासक मिलते ही थे, साथ ही साथ जो यूनानी शासक होता था, जो विदेशी शासक होता था, वो विदेशी शासक से ये बौद्धिज्म वाले लोग मिल जाते थे। और उनके साथ ये ग्रुपिंग करके उनके साथ मिल करके यहाँ के शासक को गिराने की कोशिश करते थे, ताकि यहाँ के शासक जब गिरेगा तो फॉरनर इस पे क्या करेंगे, यहाँ पे शासन करेगा या फॉरनर इस पे अटैक कर पाएगा। जैसे जैसे कमजोर होता जाते थे यहाँ की सारी इंफॉर्मेशन ये बौद्धिज्म वाले पूरी दुनिया को बताते थे, फॉरनर को बताते थे। और इस तरह से मेरा प्यारा भारत को इन्होंने पूरी तरह से बर्बाद करने की ओर चल पड़ा था। अब यहाँ पे क्या हुआ कि फॉरनर ने यहाँ पे अटैक किया था। उसके बाद हिंदू यूनानी शासक, जो आप ग्रीक वर्ड का नाम सुने होंगे, आपके बुक में कई बार आपको ग्रीक जो देखने को मिलता है, ये यूनानी वर्ड है। ये यूनानी वर्ड हमारे बुक में ऐसे ही नहीं आ गया, वहाँ का शासक हमारे देश आए थे, जिसके कारण धीरे धीरे बहुत सारे वर्ड हमारा देश में देखने को मिलता है। और आए कौन, शक, और आए कुषाण। कौन कौन आए, तो 3 शासक हमारा देश का उभरे। और ये 3 शासक बाहर से इंडिया पे अटैक किए थे। कौन, तो हिंदू यूनानी शासक, शक और कुषाण। ये जो 3 है, ये 3 शासक हमारा इंडिया में आए थे। अब मैं बता दूं कि यहाँ पे क्या कहानी होता है
कि ये सारे के सामने हमारे जो शुंग है, शुंग डायनेस्टी के पुष्यमित्र शुंग, इन्होंने ऐसे कमाल कर देते हैं कि भारत को पूरी तरह से बदल के रख देते हैं। एक बहुत अच्छी स्टोरी है, लेकिन वो मैं बाद में बताऊंगा। आप इस वीडियो को पूरी अंत तक देखेंगे, आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा उन्हें क्यों भगवान श्री राम कहा जाता है या भगवान श्री राम का अवतार माना जाता है, क्यों विष्णु का अवतार माना जाता है। मैं उस पर फोकस करूंगा, लेकिन मैं सबसे पहले उन्होंने क्या क्या किए अपने टाइम पीरियड में, मैं उस पर फोकस करता हूं। तो ये शुंग टाइम पीरियड में ये फाउंडर होते हैं शुंग डायनेस्टी का। कौन? तो पुष्यमित्र शुंग। और इन्हें किंग विथ आर्मी चीफ भी बोला गया, और ये थे भी, ये आर्मी का चीफ भी थे, और साथ ही साथ ये क्या थे, ये अपने आप में राजा भी थे। तो राजा का भी रोल करते थे, और साथ ही साथ ये सेनापति का भी रोल करते थे। और इन्होंने क्या किया, इसी के समय में संस्कृत को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला, और मेरा देश में संस्कृत बहुत ही ज़्यादा फल फूल सका, और लोगों के बीच में अपनी पहचान पुनर्जीवित कर पाया। मीन्स फिर से हमारा भारत में अपनी जगह बना पाया था। उसी समय एक यहाँ पे पतंजलि थे, ये कवि थे, और ये पतंजलि महाभाष्य लिखे थे। और ये महाभाष्य क्या है, तो आपको पता होगा कि संस्कृत का जो व्याकरण है, संस्कृत व्याकरण को पाणिनि ने लिखे हैं। किसने लिखे हैं? पाणिनि ने लिखे हैं। और कहाँ पे लिखे हैं? तो कश्मीर में लिखे हैं। ये जो व्याकरण है, इस व्याकरण को पूरी तरह से समझाने का प्रयास किसने किए हैं? तो पतंजलि ने किए हैं। और ये पतंजलि महाभाष्य जो बुक लिखे हैं, इस महाभाष्य बुक से ही पूरी तरह से संस्कृत व्याकरण को डिफाइन किया गया है। इसी समय मनुस्मृति लिखी गई थी। जो हिंदू धर्म है, इसमें या हिंदू जो शासक होते थे, उनके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, और जिसका नाम है मनुस्मृति। ये मनुस्मृति को किसने लिखा है? तो मनु ने लिखा है। इन्होंने 2 टाइम्स अश्वमेध यज्ञ करवाया था। इन्होंने 2 टाइम्स अश्वमेध यज्ञ करवाया था। किसने? तो हमारे पुष्यमित्र शुंग ने। और इनके जो पंडित जी थे वो कौन थे? तो पतंजलि थे। अब मैं बात बता दूं कि इन्होंने सांची और भरहुत स्तूप है, ये दोनों स्तूप को इन्होंने फिर से रीजेनरेट करने की कोशिश किया था। मीन्स फिर से पुनर्जीवित करने की कोशिश किया, और उसका अलंकरण करवाने की कोशिश किया था। जो हमारे पुष्यमित्र शुंग के समय की बात है, या शुंग डायनेस्टी का अंतिम जो राजा होता है वो देवभूति होता है, जो 73 BC में वासुदेव नाम का पर्सन ने उनकी हत्या करके कनौज डायनेस्टी का स्थापना कर देते हैं। यहाँ पे मैं बात बता दूं कि पुष्यमित्र शुंग ये कहाँ के रहने वाले थे? कि उज्जैन के रहने वाले थे। मध्य प्रदेश आप जानते होंगे, ये मध्य प्रदेश का उज्जैन के एरिया है, वहाँ से बिलोंग करते थे पुष्यमित्र शुंग। ऐसे ये सारी चीज़ें मानी गई है। ये सभी चीज़ें अभी मीन्स रिटेन वैसा नहीं देखने को मिलता है। अब मैं बात बता दूं इनके फादर के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाती है। मदर के बारे में भी ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाती है। इनके वाइफ का नेम था जिसका नाम है देवमाला। इनकी जो वाइफ का नेम है, जिनका नेम है देवमाला, और इन्होंने इनकी मेन कंट्रीब्यूशन क्या रही थी? तो इन्होंने इंडिया को सिक्योरिटी देने की कोशिश किए थे। जिस प्रकार से आज हमारी गवर्नमेंट कहती है ना कि सिक्योरिटी जीरो टॉलरेंस, ये जो जीरो टॉलरेंस है, ये जो पॉलिसी है, ये कहीं ना कहीं हमारा कब आया? तो ये सबसे किसकी देन है? तो पुष्यमित्र शुंग ने ही सबसे पहला भारत में सिक्योरिटी की बात किए थे, और भारत में हर पीपल को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश किए थे, और यहाँ के लोगों को फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किया था। उसके बाद सनातन कल्चर, जो हमारा इंडिया में सनातन कल्चर को पूरी तरह से मिटाया जा रहा था, उसको इन्होंने रीजेनरेट करने की कोशिश किया, और इस प्यारा भारत में
फिर से सनातन धर्म को पूरी तरह से प्रचार प्रसार किए और भारत में सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का कोशिश किए। इसी समय इन्होंने वैदिक का टाइम पीरियड लाया और वेदांग की समय को, वेदांग को पूरी भारत में प्रचार प्रसार करवाया, लोगों के बीच में पहुंचाने की कोशिश किया, जिसके कारण आज हम वेद को पढ़ रहे हैं, वेद को जान पाते हैं, वेद को समझ पाते हैं। लोग कहते हैं कि नहीं वेद कुछ ही दिन पहले लिखा गया, तो ऐसा नहीं है। वेद हमारा प्यारा भारत का रूट है और इसको कई बार लोगों के बीच में रिजेंडेड किया गया है, उसको कई तरह से समझाया गया है, बताया गया है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यूनानियों ने इंडिया पे अटैक करने की बहुत प्लान बनाया था। ये यूनानियों की इन्होंने इतनी पिटाई किया था कि यूनानी देश को छोड़ करके भाग गए थे। अब इनके जो है, इनके बेटा जो थे, 2 बेटे थे इनके, एक का नाम है अग्निमित्र और दूसरे का नाम है वसुमित्र। एक बेटे का नाम है अग्निमित्र और दूसरे का नाम है वसुमित्र। इनका जो गोत्र है ये भारद्वाज गोत्र से बिलोंग करते थे। पुष्यमित्र शुंग, कोई ऐसे इस पर भी डाउट है। कोई कहते हैं कि नहीं कश्यप गोत्र है और कोई कहते हैं कि भारद्वाज गोत्र है। आखिर गोत्र कोई भी हो, लेकिन ये मेरा इंडिया का एक ऐसा ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करने वाले थे जिन्होंने इस भारत को बदल के रख दिया और आज हम इंडिया में इस सनातन संस्कृति को देख पा रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ा यदि योगदान है तो किसका है, तो पुष्यमित्र शुंग का है। क्योंकि इन्होंने भारत में पूरी तरह से जब संस्कृति मिट रही थी, जब सनातन को पूरी तरह से मिटते हुए देख रहे थे, तो इन्होंने पूरी तरह से ईमानदारी पूर्वक इस सनातन संस्कृति को बचाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ गया था। अब मैं बताता हूँ आपकी स्टोरी पे, जिसके बाद आपको बहुत ही मज़ा आने वाली है। बात यह है कि जब हमारा जिस समय बृहदर्थ का समय चल रहा था, अंतिम शासक मौर्य डायनेस्टी का, वो हमारे एक ऐसे थे जो अपने शासन से ज़्यादा मतलब ना रख करके वो क्या करते थे, अदर चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व थे, जो कहीं ना कहीं एक रूलर के लिए शोभा नहीं देता है। इस समय क्या हुआ कि एक बार क्या हुआ कि जो बौद्धिज्म वाले लोग थे वो यूनानियों से क्या किया, कांटेक्ट कर लिया और उनकी जो बंदूक होती थी, उनके पास बंदूक या उनके पास जो भी चीज़ें ऐसी थी जो हमारे इंडिया के शासक पे अटैक कर सकते हैं, वो सारे औजार, वो सारे जो वेपन्स होते थे, वो सारे वेपन्स को इंडिया में लाने के लिए ये बौद्धिज्म वाले लोगों ने सपोर्ट किया था। और सपोर्ट करने के कारण हमारा इंडिया में बहुत ज़्यादा यूनानी लोग बौद्धिज्म के भेष में हमारा इंडिया में वेपन के साथ यहाँ पे आ गया और हमारे इंडिया में अपने वो चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ के शासक को ख़त्म करके यहाँ पे यूनानी शासक स्थापना करना चाहते थे। जब यहाँ पर आए तो यहाँ के सेनापति उस समय कौन थे, तो पुष्यमित्र शुंग थे। और पुष्यमित्र शुंग कौन थे, सेनापति, और इनके जो राजा थे वो बृहदर्थ थे। क्या हुआ कि जो पुष्यमित्र शुंग है, ये पुष्यमित्र शुंग ने बोले अपने राजा के पास, मैंने बृहदर्थ के पास, कि जो इस प्रकार से ये सारे लोग आ रहे हैं उनकी जांच पड़ताल की जानी चाहिए। लेकिन जांच पड़ताल की बात इन्होंने जैसे ही किए तो जो राजा थे मीन्स बृहदर्थ ने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, इन सब की कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी है। अब इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने अपने वतन के लिए कुर्बान होने को तैयार हो गए और इन्होंने सारे लोगों की इन्वेस्टिगेशन करवा दिया, राजा से भी नहीं पूछा, इन्वेस्टिगेशन करवा दिए और खुद भी शामिल हुए उसमें। जैसे शामिल हुए बहुत सारे लोग पकड़े गए और वो सारे जो पकड़े गए थे वेपन्स के साथ उनको राजा के सामने समर्पित किया गया, सब उनको राजा के सामने रखा गया कि देखिए ये सारे लोगों ने घुसपैठिया किया था और हमारा देश को तोड़ने का प्रयास किया था। ये सारे बौद्धिज्म लोग आपस में मिलजुल करके इस देश में बौद्धिज्म को आगे बढ़ावा देना चाहते थे, बाकी यहाँ के धर्म को पूरी तरह से मिटाने की कोशिश किया जा रहा था।
पुष्यमित्र शुंग ने इतने सारे लोगों को जैसे वहां पे रखने कोशिश की, राजा का हुक्म आया कि आपने हमसे बगैर इजाजत लिए आपने ऐसा इन्वेस्टिगेशन किया, तो इसके लिए क्या किया, वो इसको दंड देने की कोशिश किए। और दंड क्या, डायरेक्टली उन्होंने पुष्यमित्र शुंग पे हमला कर दिया सभी के बीच में। किसने, तो ये बृहदर्थ ने किया। जैसे बृहदर्थ ने हमला करने के प्रयास पुष्यमित्र शुंग पे करते हैं, पुष्यमित्र शुंग भी उनके लिए उन पे वार कर देते हैं। और वार करने के बाद पुष्यमित्र शुंग की बृहदर्थ की मृत्यु हो जाती है। और जैसे बृहदर्थ की मृत्यु हो जाती है, ये बन जाते हैं राजा। कौन बन जाते हैं, पुष्यमित्र शुंग। और जैसे पुष्यमित्र शुंग राजा बन जाते हैं, सारे सेनापति और सारे यहाँ के यमाम पुष्यमित्र शुंग को सपोर्ट करते हैं और वो यहाँ के असली रूलर बन जाते हैं। और जैसे वो असली रूलर बनते हैं, उसके बाद फिर से भारत को पुनर्जीवित करने के लिए, सनातन को आगे बढ़ावा देने के लिए 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं। जिस प्रकार से भगवान श्री राम ने देश में 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, ठीक उसी प्रकार से इन्होंने भी 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवा करके इस राम राज्य को स्थापना करने की कोशिश किए थे। तो ये पुष्यमित्र शुंग ने इस भारत को, उसके बाद जो भी छोटे छोटे ऐसे राजा बने थे, जो जब हमारी मौर्य डायनेस्टी का समय पूरी तरह से खराब हो चुका था, उस समय बहुत सारे लोग मौर्य डायनेस्टी से कट करके अपने नए शासन करने लग गए थे। छोटे मोटे राजा बन के अपने एरिया में शासन कर रहे थे। और ये जो फॉरेनर थे, यूनानी जो लोग होते थे, वो यूनानी सारे लोग आकर के भारत को तोड़ने का प्रयास करते थे। लेकिन पुष्यमित्र शुंग ने डायरेक्टली अलाव दे दिया कि जो भी हमारे ऐसे हैं जो हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हो या सपने देख रहे हो, उसको मौत के सिवाय कुछ मिलने वाली नहीं है, और अब तुम्हें सिर्फ मौत मिलेगी। और इससे सारे लोग भयभीत होकर के भाग गए और इस देश को छोड़ करके। और इन्होंने इतना उन लोगों को पीटा था, कि इतना भगाया था पीट करके, कि वो सारे लोग पाकिस्तान के उस पार चले गए और अपने एरिया में रहने लगे। और फिर वो सारे हिम्मत नहीं किए। इसी समय एक आया था जिसका नाम है डेमेट्रियस। ये डेमेट्रियस आया था कहाँ पे, तो नॉर्थ एरिया में, पंजाब के एरिया में जो ब्यास नदी है वहां पर आया था। लेकिन वहां पे जैसे आए और यहाँ पे पुष्यमित्र शुंग की जो यहाँ पे पावर देखा, तो उन्होंने पुष्यमित्र शुंग से लड़ भी नहीं पाया ढंग से और पीछे हट गया और भाग गया था। उसके बाद आया था मिनांडर। ये मिनांडर ईस्ट एरिया में शासन करने की कोशिश किया। मीन्स जो हमारा भारत का जो ईस्ट जोन है, ईस्ट जोन में इन्होंने शासन को करने की कोशिश किया, लेकिन इसकी भी पिटाई बहुत ज्यादा हुई। अब यहाँ पे क्या होता है कि इन्होंने अपने समय में जो इनके एक सेक्रेटरी होते हैं जिसका नाम है वासुदेव, और ये वासुदेव जो कनौज डायनेस्टी है, ये कनौज डायनेस्टी का स्थापना करते हैं। किसको, तो देवभूति की हत्या करके। अब कौन कौन आए, तो सबसे पहला तो ध्यान से समझिए, यहाँ पे एक शिलालेख भी लिखा हुआ है जो पंजाब में है, पंजाब के जालंधर में। ये शिलालेख में हमारे पुष्यमित्र शुंग के बारे में सारी बातें लिखी गई है। तो इन चीज़ों से मैं समझता हूँ कि हमारा भारत में पुष्यमित्र शुंग ने इस भारत की सभ्यता को, संस्कृति को, यहाँ को बचाने की कोशिश किया और इस भारत को बौद्धिज्म होने से बचाया और इस भारत को सुरक्षित रख पाया। तो इस वीडियो में मैं इतना ही बताने की कोशिश मैं किया। आगे मैं बताऊंगा, फिर बहुत लॉन्ग हो जाएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कोशिश करूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच, नमस्कार। और आप इस वीडियो को शेयर करिए, और साथ ही साथ आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक मोटिवेशन, और साथ ही साथ एक कमेंट करें ताकि इन चीज़ों से मैं मोटिवेट होकर के मैं आपके लिए प्रेरित हो सकूं और काम कर सकूं, ताकि आप यदि रहेंगे तभी तो मैं रहूँगा, और आपके बगैर तो सब अधूरा है। चलिए, थैंक यू सो मच, नमस्कार।